ठीक है बच्चों, अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 1 में। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि राइट एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, हमें क्या करना है, ये तीन फंक्शंस दे रखे हैं, cos 2x 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड 1 अपॉन एक्स, वेर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। इन तीनों फंक्शंस का हमें एंटी डेरिवेटिव निकालना बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इसका मतलब हुआ हिट एंड ट्रायल से, या फिर ऐसे बोलो तुक्का भिरा के। मतलब कि हमें एक तुक्के से ऐसा फंक्शन खोजना है ना जिसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो cos 2x आ जाए। यहां पे फिर बोल रहा है एन एंटी डेरिवेटिव। एन का मतलब होता है एक, सिर्फ हमें एक ही एंटी डेरिवेटिव पूछ रहा है। अगर मान लो तुमने किसी भी फंक्शन का एक एंटी डेरिवेटिव निकाल लिया तो उसमें सी ऐड कर दोगे तो उसके इन्फानाइट एंटी डेरिवेटिव्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या बोल रहा है कि सिर्फ एक एंटी डेरिवेटिव निकालो, तो हमें तुक्के से एक ऐसा फंक्शन खोजना है, ठीक है, जिसको हम डिफ्रेंशिएट कर दे तो cos 2x आ जाए। अगर हमने तुक्के से ऐसा फंक्शन खोज लिया जिसको हम डिफरेंशिएट कर दे cos 2x आ जाए, तो वो फंक्शन क्या होगा, cos 2x का एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो बस देख लो, यहां से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट में क्या दे रखा है, फर्स्ट क्या है, फंक्शन क्या दे रखा है जिसका हमें एंटी डेरिवेटिव निकालना है, cos 2x। अब तुम ऐसे सोचो, अपने दिमाग से ऐसे सोचो कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको हम डिफरेंशिएट करें तो cos 2x आ जाए। तो फिर सोचेंगे कौन सा फंक्शन है, तो फिर ध्यान में जाएगा कि अच्छा sin 2x का डेरिवेटिव क्या होता है। sin 2x का डेरिवेटिव होता है 2 cos 2x। पहले sin 2x को 2x के रेस्पेक्ट में करोगे तो cos 2x, फिर 2x को x के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2। तो यहां से फिर हमें देखा कि अगर मैंने ऐसे लिखा d dx, किसका निकाला, sin 2x का। sin 2x का हमने को डिफरेंशिएट किया, तो पहले sin 2x 2x के रेस्पेक्ट में होगा तो क्या हो जाएगा cos 2x, फिर 2x को x के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा 2। तो हमें क्या मिल गया, 2 cos 2x। अब मैं क्या बोल सकता हूं कि sin 2x जो है वो cos 2x का एंटी डेरिवेटिव है। अभी नहीं बोल सकते, बिकॉज sin 2x को हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिल गया, 2 cos 2x। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो sin 2x है वो 2 cos 2x का एंटी डेरिवेटिव है, ये बोल सकते हैं, बिकॉज हमने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया ना, तो हमें टू cos 2x मिल गया। तो 2 cos 2x का एंटी डेरिवेटिव sin 2x है, बट हमें किसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, cos 2x का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये 2 जो है ना राइट हैंड साइड में, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, तो हमें क्या मिल जाएगा 1/2। ये क्या हो जाएगा d dx, ये क्या होगा sin 2x, ये क्या हो गया cos 2x। ऐसे लिख लिया हमने। फिर हमें क्या पता है कि अगर कोई भी कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर हो तो उसे हम डेरिवेटिव के अंदर ले जा सकते हैं, और अगर कोई भी कांस्टेंट अगर डेरिवेटिव के अंदर हो तो उसे बाहर ले जा सकते हैं, तो हमें पता है। तो 1/2 को अंदर ले गए तो हमें क्या मिल गया d dx, और ये क्या हो गया साइन, एंड सॉरी दिस इज 1/2, यहाँ पे साइन 2x ऐसे मिल गया, और ये किसके इक्वल हो गया, cos 2x के इक्वल हो गया। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या मिला, d dx, मतलब डेरिवेटिव किसका मिला, 1/2 साइन 2x का डेरिवेटिव, 1/2 साइन 2x का डेरिवेटिव हमें मिला cos 2x। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ना अंदर में, इसको हमने कैपिटल एफ एक्स फंक्शन मान लिया, इसे हमने क्या मान लिया, स्मॉल एफ एक्स फंक्शन मान लिया। अब तुम देखो, अगर हम कैपिटल एफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, cos 2x मिल जाता है। अगर हम कैपिटल एफ प्लस सी फंक्शन, सी नहीं कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये क्या होगा, एफ डैश एक्स, सी तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव तो 0 होगा, अगेन मिल जाएगा, हमें क्या मिलेगा, cos 2x। तो अगर तुमसे बोल रहा है कि cos 2x का एक एंटी डेरिवेटिव निकालो, तो सिंगल एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया, 1/2 साइन 2x, एक ही एंटी डेरिवेटिव है, यूनिक एंटी डेरिवेटिव है। अगर तुम्हें बोले कि cos 2x के सारे एंटी डेरिवेटिव निकालो, तो क्या करो, ये जो एफ एक्स फंक्शन है, ये 1/2 साइन 2x है ना, इसमें c ऐड कर दो। देख लो ना, यहां से डी डी एक्स है ना, यहाँ पे डी डी एक्स 1/2 साइन 2x प्लस c मैंने ऐड कर दिया, तो क्या होगा डी डी एक्स, इसका डेरिवेटिव 1/2 साइन 2x का डेरिवेटिव प्लस डी डी एक्स कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव। ठीक है, इसका डेरिवेटिव अभी हमने क्या निकाला, cos 2x, ये इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, cos 2x, और इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0। इसका मतलब क्या मिला हमें, इसका वैल्यू क्या मिला,
कॉस टू एक्स के इक्वल मिला मिला ना, कॉस टू एक्स के इक्वल, मतलब इस फंक्शन को भी अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस टू एक्स मिल जाएगा। तो अगर तुम्हें बोले कि फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव, एक एंटी डेरिवेटिव बोले, तो हम ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स का जो एक एंटी डेरिवेटिव होगा इज 1/2 साइन टू एक्स। ठीक है, अगर तुम्हें बोले कि सारे एंटी डेरिवेटिव लिखो, मतलब इसके कितने एंटी डेरिवेटिव होंगे, इन्फानाइट एंटी डेरिवेटिव्स होंगे। अगर बोले कि वो सारे इन्फानाइट एंटी डेरिवेटिव्स लिखो तो कोई बात नहीं है। और हमें ऐसे भी पता है कि इस फंक्शन के इन्फानाइट एंटी डेरिवेटिव को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ कॉस टू एक्स डी एक्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ फैमिली ऑफ ऑल दी एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉस टू एक्स। कॉस टू एक्स के जितने भी एंटी डेरिवेटिव्स हैं ना, इन्फानाइट एंटी डेरिवेटिव्स हैं, उसके फैमिली को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है इसको हम क्या रीड करते हैं, इंटीग्रल ऑफ कॉस टू एक्स। कॉस टू एक्स का इंटीग्रल वो क्या होगा, 1/2 साइन टू एक्स। अब यहां पे प्लस सी ऐड करना होगा, वेयर C बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमारा जो आंसर है ना, वो आंसर यहीं पे हो गया। हमसे तो एक एंटी डेरिवेटिव पूछ रहा था ना, तो हमारा ये आंसर हो गया 1/2 साइन टू एक्स। ये तो मैंने तुम्हें बताने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि अगर तुमसे फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव पूछता तो ये हमारा क्या होता, ये जो लिखा है ना 1/2 साइन टू एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाता, फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, ये हो गया हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में, सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि मान लेते हैं कि एफ एक्स फंक्शन क्या गिवन है, 3x² प्लस 4x³ बोल रहा है, इसका एक एंटी डेरिवेटिव निकालो। तो कैसे सोचेंगे, क्या होगा एंटी डेरिवेटिव, तो एंटी डेरिवेटिव के लिए हमें एक फॉर्मूला तुरंत याद आएगा कि x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है। अगर मैं बोलूं कि d ऑफ dx, x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x टू द पावर n-1, ये होता है ना डेरिवेटिव x टू द पावर n का। तो अगर मैं बोलूं कि x टू द पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, d ऑफ dx, x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, इस फॉर्मूले को लगाओगे तो 3x²। और अगर मैं बोलूं x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, इस फॉर्मूले से क्या होगा, 4x³। ठीक है, इसका मतलब कि अगर मैं इसकी जगह 3x² को किससे रिप्लेस कर दूं, x³ से, और ये 4x³ को किससे रिप्लेस कर दूं, x टू द पावर 4 से, तो हमें फिर क्या मिल जाएगा, इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव मिल जाएगा। ठीक है, बिकॉज अगर मैंने इस फंक्शन को लिखा ना 3x² प्लस, बिकॉज हमने इस फंक्शन को लिखा ना 3x² को क्या लिखा, मतलब 3x² ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, ये x³ का डेरिवेटिव है। और ये 4x³ किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, ये x टू द पावर 4x, ये x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव है। तो अगर मैं एक ऐसा फंक्शन ले लूं, देखो ध्यान से, अगर मैं एक ऐसा फंक्शन ले लूं, एक कैपिटल f(x) ऐसा फंक्शन ले लूं, क्या ले लूं, x³ प्लस x टू द पावर 4, एक ऐसा फंक्शन ले लूं। अब इस फंक्शन को ना तुम डिफरेंशिएट करो, d dx, इस फंक्शन कैपिटल f(x) को, तो क्या होगा d dx, ये क्या होगा, x³ प्लस x टू द पावर 4। ठीक है, फिर डेरिवेटिव का हमें क्या पता है रूल, कि अगर डेरिवेटिव ये दो फंक्शन के सम पे अगर हमने डेरिवेटिव लगाया तो अलग अलग डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, d dx x³ प्लस क्या हो जाएगा, d dx x टू द पावर 4। अब इसमें x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3x² प्लस 4x³, और ये हमें क्या मिल गया, ये f(x) फंक्शन मिल गया, देख लो। तो हमने क्या किया, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, ऐसे मान लो कैपिटल f(x) मान लिया, तो हमने इस फंक्शन कैपिटल f(x) फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो हमें स्मॉल f(x) मिल गया। इसका मतलब कि ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन दिख रहा है, ठीक है, ये जो फंक्शन x³ प्लस x टू द पावर 4, ये क्या हो गया, एक सिंगल एंटी डेरिवेटिव हो गया, किस फंक्शन का, 3x² प्लस 4x³ का। अब अगर मैं d ऑफ dx
एफ ऑफ एक्स प्लस सी वेर सी इज एनी रियल नंबर, इसका मतलब डी ऑफ डी एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस सी, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो अगेन इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव प्लस के बाद क्या होगा 4x क्यूब, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो यहाँ पे प्लस 0 लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो हमें फिर मिल गया fx। तो हमें क्या पता चला कि अगर मैंने d ऑफ डी एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, कैपिटल fx फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया, तो हमें क्या मिल गया 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ठीक है। और एंड ये हमें क्या मिल गया कि डी ऑफ डी एक्स कैपिटल एफ एक्स प्लस सी को डिफ्रेंशिएट किया तो हमें क्या मिल गया अगेन 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। अगर अब तुमसे बोले ना कि फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव, एक एंटी डेरिवेटिव निकालो, तो बच्चे एक एंटी डेरिवेटिव तो ये हो गया हमारा एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4, एफ एक्स को हमने क्या माना है एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4, ये एक सिंगल एंटी डेरिवेटिव हो गया। और अगर तुम्हें बोले कि इनफाइनाइट एंटी डेरिवेटिव निकालो तो वो क्या हो जाएगा, बस इसी में एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 में सी ऐड कर दो तो इनफाइनाइट एंटी डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं देयरफॉर एन एंटी डेरिवेटिव, क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि एक ही एंटी डेरिवेटिव निकालो ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब इज क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये है ना, ये जो फंक्शन है ना, ये हमारा आंसर हो गया। अब अगर इनफाइनाइट एंटी डेरिवेटिव बोले एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 का, हमें इनफाइनाइट सॉरी दिस इज नॉट, हाँ ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4। अगर हमें बोले कि इस फंक्शन का ये जो गिवन है ना, कहाँ गया ये जो हमारे पास ये जो गिवन फंक्शन है ना 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, अगर इसका बोले कि इनफाइनाइट एंटी डेरिवेटिव निकालो तो जो सिंगल एंटी डेरिवेटिव आया है ना उसमें c ऐड कर देंगे। और हमें पता है कि इस फंक्शन के किसी भी फंक्शन के इनफाइनाइट एंटी डेरिवेटिव को मतलब फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिखने का क्या मतलब हो गया, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव, फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, यही मतलब होता है ना। ऐसे करके अगर मैंने लिखा तो ये जो फंक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं इंटीग्रांड बोलते हैं। तो जो इंटीग्रांड फंक्शन है उसके जो फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। तो अगर ये फंक्शन जिसका हमें एक सिंगल एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला है, इसके अगर फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव को हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, इंटीग्रल एफ एक्स की जगह क्या डालेंगे 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब और dx। हमारा एक सिंगल एंटी डेरिवेटिव क्या आया x क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4, इसमें कुछ नहीं करेंगे सिर्फ एक c ऐड कर देंगे और क्या बोलेंगे वेयर c बिलोंग्स टू रियल नंबर। पूछा नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया। मैं ये बता रहा हूं तुम्हें, बस ऐसे ही एक्स्ट्रा बता रहा हूं। ये हमारा क्या हो गया फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव। इस फंक्शन के इनफाइनाइट एंटी डेरिवेटिव या फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस सी। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड भी हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है कि थर्ड पार्ट में बोला है कि 1/x का लिखो, 1/x इसका हमें एंटी डेरिवेटिव लिखना है। तो फिर आप सोचेंगे कि हमें एक ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसको हम क्या करें, जिसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिल जाए 1/x मिल जाए। तो फिर उसके लिए क्या है कि अगर मान लो कि तुम डी ऑफ डी एक्स लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हो, हमें ऑलरेडी पता है कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है ना। अगर x ग्रेटर देन 0 है, अगर x ग्रेटर देन 0, बिकॉज लॉग फंक्शन का आर्गुमेंट क्या होता है पॉजिटिव होता है। लॉग का आर्गुमेंट क्या x, तो ये x को पॉजिटिव होना होगा तभी जाके लॉग फंक्शन डिफाइंड होगा। तो अगर हमने एक बार मान लिया कि जब अगर x पॉजिटिव है तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x। अब अगर x निगेटिव है, ठीक है, एंड इफ x इज लेस देन 0, अगर x लेस देन 0 है देन इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो माइनस एक्स है ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि डी ऑफ डी एक्स किसका निकालें, लॉग ऑफ माइनस एक्स का डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं।
तो पहले क्या होगा, लॉग किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, फिर माइनस एक्स किसके रेस्पेक्ट में होगा, चेन रूल से एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। तो अगर मैंने लॉग को माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा, 1/x, यहाँ पे एक्स की जगह क्या, माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा, -1। फिर हमें क्या मिल गया, 1/x मिल गया। तो हमने अभी क्या देखा, हमने अभी ये देखा अभी कि d of dx log of x is equals to 1/x if x is greater than 0, एक तो ये देखा, एंड d of dx log of -x, इसका भी डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x ही होगा। कब, जब x हमारा क्या हो, लेस देन 0। तो log of x का भी डेरिवेटिव क्या हमारा, 1/x, और log ऑफ -x का भी डेरिवेटिव क्या है, 1/x। तो इन दोनों को मिला के हम कंबाइन करके क्या बोल सकते हैं कि log ऑफ mod x का, इसको मान लो कि हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको मान लो हमने सेकेंड इक्वेशन मान लिया, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 log ऑफ mod x, इसका जो डेरिवेटिव डी डी एक्स होगा वो क्या होगा, 1/x होगा। ठीक है, कैसे होगा, 1 और 2 से कैसे पता चला, इसको तुम ऐसे देख लो कि अगर तुम यहाँ पे लिखोगे ना कि डी डी एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ mod x, इसको मैं लिख सकता हूँ कि डी डी एक्स ऑफ log x, कब, when x इज ग्रेटर देन 0। और हमें पता है कि अगर हमने x को पॉजिटिव माना तो mod हट जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव हमें क्या मिला, 1/x मिला। अभी हमने देख लो करके दिखाया है। और फिर मैं लिख सकता हूँ डी डी एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ log ऑफ mod x, क्या होगा, डी डी एक्स, अगर x को निगेटिव माना तो mod हटेगा तो एक माइनस आ जाएगा, log ऑफ -x व्हेन x इज लेस देन 0। अभी हमने अभी दिखाया है कि क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका भी डेरिवेटिव 1/x है। तो इस दोनों को कंबाइन करके, चाहे x पॉजिटिव हो चाहे x निगेटिव हो, log mod x का डेरिवेटिव तो 1/x ही आ रहा है। ठीक है, तो 1 और 2 से हमें पता चल गया। तो यहां से हमें क्या पता चला कि एक जो एंटी डेरिवेटिव है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज log mod x। एक जो एंटी डेरिवेटिव होगा 1/x का क्या होगा, log mod x होगा। ये हमारा आंसर आ गया, यही हमारा आंसर है। एक एंटी डेरिवेटिव पूछा है ना, ये हमारा आंसर है। अब अगर मैं बोलूं कि 1/x के इन्फानाइट एंटी डेरिवेटिव्स को लिखो या फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स को लिखो, तो फिर हमें पता है ऐसे इंटीग्रल बनाएंगे, अंदर में fx लिखेंगे जिसका हम एंटी डेरिवेटिव लिख रहे हैं, जिसका हम एंटी डेरिवेटिव लिख रहे हैं किस फंक्शन का, 1/x का एंटी डेरिवेटिव लिख रहे हैं, तो 1/x dx करेंगे। तो इसका एक सिंगल एंटी डेरिवेटिव हमें क्या मिला, log mod x। इसमें कुछ नहीं करना है, c ऐड कर देना है, और यहाँ पे क्या बोल देना है, c बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो ये जो मिला ना हमें, ये जो हमें मिला log mod x प्लस c जो मिला, ये क्या कर रहा है, 1/x के इन्फानाइट एंटी डेरिवेटिव्स, या बोलो ऐसे कि फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 में। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोल रहा है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। अब ये इंटीग्रल्स निकालना है। अभी तक हमने क्या किया, जो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या किया, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, मतलब कि ऐसे हिट एंड ट्रायल से तुक्का भिरा के अपना IQ यूज करके हमने क्या किया, फंक्शन का एक एंटी डेरिवेटिव लिख लिया। अब ये क्या बोल रहा है कि इन सब इंटीग्रल्स को फाइंड आउट करो, इस इंटीग्रल को फाइंड आउट करो। तो इस इंटीग्रल को फाइंड आउट करने का ये मतलब है कि इसके अंदर जो फंक्शन गिवन है ना, x³ - 1/x², इसका हमें एक एंटी डेरिवेटिव चाहिए। इसका एक नहीं, सॉरी, फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव चाहिए। ये पूरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां से यहां तक ये पूरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव ऑफ x³ - 1/x²। इसके फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें चाहिए।
ठीक है। अब एक बात बताओ, इस टाइप का फंक्शन हो गया, इस टाइप का फंक्शन हो गया, क्या हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से फाइंड आउट कर सकते हैं? करने को कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। इसका मतलब हमें एक ये चाहिए, मतलब वेल डिफाइंड स्टेप्स चाहिए, या फिर तुम ऐसे बोल लो कि कुछ लॉ ऑफ इंटीग्रल्स चाहिए जिसको हम यूज़ करके क्या करें कि इन सब फंक्शंस का, ये फंक्शन हो गया, इस फंक्शन, इन सब का क्या निकाल ले, एंटी डेरिवेटिव या फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव निकाल ले, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टी पढ़ा है ना हमने, कितने प्रॉपर्टीज पढ़े हैं टोटल? हमने 4-5 प्रॉपर्टीज पढ़े, उसको हम यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 प्रॉपर्टी पढ़े है ना हमने, उसको यूज करेंगे। सबसे पहले में क्या दे रखा है, x³ - 1/x² dx। इसका हमें क्या चाहिए, इस जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन लिखा है इसका हमें फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव चाहिए। तो इसको मैंने क्या लिख लिया, पहले ऐसे लिख सकता हूं मैं, x³ - 1/x², ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा, एक पावर ये 2 है, ये 3 है, तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये क्या लिखा, 1/x², तो 1/x² को क्या लिख सकते हो, x⁻⁻² dx, ऐसे लिख सकते हो। फिर हमें क्या पता है, हमने पढ़ा है ना कि किसी भी दो फंक्शन के डिफरेंस का इंटीग्रल निकालो या इंटीग्रल का डिफरेंस निकालो, बात बराबर है। जैसे एक फंक्शन तो x हो गया, दूसरा फंक्शन क्या हो गया, x⁻⁻², इनके डिफरेंस का इंटीग्रल निकालो, या पहले x का इंटीग्रल निकालो फिर x⁻⁻² का इंटीग्रल निकालो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, बात बराबर है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रल ऑफ x dx अलग अलग कर लिया, माइनस इंटीग्रल ऑफ x⁻⁻² dx, ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब देखो हमने x का इंटीग्रल निकाला, x⁻⁻² का इंटीग्रल निकाला, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसका इंटीग्रल आ जाएगा, मतलब x - x⁻⁻² का इंटीग्रल आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने पढ़ा है ऑलरेडी। कौन कौन से हमने फॉर्मूला पढ़ रखे हैं, बहुत सारे फॉर्मूला पढ़ रखे हैं हमने, उसको हम यूज करेंगे। सबसे जो हम फॉर्मूला पढ़े, हमने पढ़ा है, उस कौन सा यूज करेंगे, x dx हमारे पास माइनस x⁻⁻² dx। हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है इंटीग्रल का, x⁻n dx। इसका हमने क्या पढ़ा है, x⁻n + 1/n+1 वेयर n इज नॉट इक्वल्स टू -1। अगर n का वैल्यू -1 होगा ना, तब तो ये 1/x हो जाएगा, फिर इसका तो इंटीग्रल log mod x हो जाएगा, ठीक है। n अगर -1 नहीं है तो x⁻n dx क्या होगा, x⁻n+1/n+1। और यहाँ पे n क्या है हमारा, n हमारा एक रैशनल नंबर है, n क्या हमारा एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब आ जाओ, इस पर कोई पावर नहीं है तो 1 पावर है, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, x⁻, इसमें क्या है, जो पावर है उसमें एक ऐड कर दिया, और उसके बाद क्या किया, n+1, जो x पे पावर उसमें एक ऐड कर दिया, फिर जो x का नेट पावर है उससे डिवाइड कर दिया, वही x पे पावर आया ना n+1, उसी से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये 1+1। अब x पे नेट पावर क्या आया, 2, तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया, माइनस इस पर x पे पावर क्या है, -2, तो पावर को एक बढ़ा दिया, यही है ना, पावर को एक बढ़ा दिया। अब जो x पे पावर आया उसको यहां पे भी लिख दिया, प्लस लास्ट में एक c ऐड कर दिया। अच्छा, कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी करेंगे, चलो मैं दोनों करके दिखा दे रहा हूं। अभी 1 मिनट के लिए इस स्टेप को 1 मिनट के लिए छोड़ दो, अभी यहां से तुम आओ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रल निकाल रहे हैं तो हमने 1 + 1/2 कर दिया। उसके बाद इसका इंटीग्रल निकालते हैं, x का हमें इंटीग्रल निकालना है तो उसमें हमें क्या करना होगा, एक कांस्टेंट भी ऐड करना होगा। ये जो हमें मिला, ये तो हमें एक सिंगल एंटी डेरिवेटिव मिला ना। अब हमें क्या करना है, हमें तो इनफाइनाइट एंटी डेरिवेटिव, ये तो फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, x के फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे हमें एक c भी ऐड करना होगा, कांस्टेंट भी ऐड करना होगा। तो मान लो कि हमने c1 कांस्टेंट ऐड कर दिया, फिर माइनस किया। अब यहाँ पे आते हैं, ये क्या, x⁻² + 1/-2 + 1, ये तो एक क्या किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो हमारा लिखा हुआ है ये तो एक सिंगल एंटी डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट हमें तो क्या चाहिए, फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव चाहिए, तो हमने c2 ऐड कर दिया। अब इसको हमने ओपन किया तो यहाँ क्या हो गया, x⁻² 1/2x², ऐसे हो गया, प्लस c1, और ये क्या होगा, माइनस, ये ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, x⁻
-1/-1 प्लस C2। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया 1/2 x² प्लस C1। अब ये क्या हो गया, ये माइनस क्या होगा, यहाँ आ जाएगा ये 1/x, तो ये क्या हो गया -1/x प्लस C2। इसको फिर हमने खोला 1/2 x² प्लस C1, ये अब ब्रैकेट ओपन करो तो ये हो जाएगा 1/x माइनस माइनस प्लस माइनस C2। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 x² प्लस 1/x प्लस, और यहाँ ब्रैकेट में C1 माइनस C2 लिख सकता हूँ। तो अगर C1 कांस्टेंट है और C2 कांस्टेंट है तो C1 माइनस C2 भी कांस्टेंट है। इस C1 माइनस C2 को मिला के मैंने क्या लिख दिया 1/2 x² प्लस 1/x C लिख दिया। वेर यहाँ पे हमने क्या बोल दिया C1 माइनस C2 इज इक्वल्स टू C। अब देखो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमने पहले इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना था। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना था, फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव निकालना था। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया था, C1 ऐड किया था। फिर हमें यहाँ पे क्या करना था, इसका फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव निकालना था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कांस्टेंट C2 ऐड किया। फिर हमें फाइनल क्या मिला कि ये दोनों कांस्टेंट ऐड और सब्ट्रैक्ट होके एक सिंगल कांस्टेंट में कन्वर्ट हो गया। तो हम लोग बार बार कांस्टेंट, इसके लिए अलग कांस्टेंट लिखे, फिर इसके लिए अलग कांस्टेंट लिखे, फिर उन सारे कांस्टेंट को ऐड सब्ट्रैक्ट करके एक सिंगल C बोले। उससे अच्छा क्या है कि इसको हम इंटीग्रेट कर ले। ठीक है, इंटीग्रेट कर ले, सिर्फ इतना लिखे, अभी कोई कांस्टेंट ऐड नहीं करे। फिर इसको इंटीग्रेट कर ले, कोई कांस्टेंट ऐड नहीं करे, C1 C2 कुछ नहीं करे। फाइनल जब इसका हमने क्या लिख लिया, एक एंटी डेरिवेटिव लिख लिया, इसका भी एक सिंगल, ये वाला सिंगल एंटी डेरिवेटिव है ना। जब दोनों का एक एक एंटी डेरिवेटिव लिख लिया तो लास्ट में एक फाइनल C ऐड कर दिया। अब आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें ऐसे ही किया जाएगा, लास्ट में C ऐड करेंगे, इसके लिए C ऐड करना, फिर इसके लिए C ऐड करना, फिर उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके एक सिंगल C बोलना। ऐसा ना करके हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल लास्ट में जाके C ऐड करेंगे। ठीक है, आई होप यही मैंने काम किया था। बट मुझे क्या है, एनसीईआरटी में क्या होता है कि ये सब छोटी छोटी बात जो है ना वो सब बता रखा है, तो ये मैंने तुम्हें बता दिया। एनसीईआरटी में क्या किया, यहाँ भी कुछ कांस्टेंट ऐड किया, यहाँ भी कांस्टेंट ऐड किया, फिर कांस्टेंट को लास्ट में सब्ट्रैक्ट करके C बोला है। तो मैंने बता दिया एनसीईआरटी में क्या किया है, क्या एनसीईआरटी ने किया है वो मैंने बता दिया। अब हम लोग जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, अगर मान लो ऐसे 4 इंटीग्रल होते तो 4 बार C1 C2 C3 C4 लिखते, फिर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 को C बोलते। ये करने से अच्छा क्या है कि तुम क्या करो, इसका एक एंटी डेरिवेटिव लिखो, इसका एक सिंगल एंटी डेरिवेटिव लिखो, और लास्ट जब इंटीग्रेट कर दो तो फाइनल एक कॉन्स्टेंट C ऐड कर दो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, इसको हमने क्या बोला, ये हमारा आंसर हो गया, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, x⁻² प्लस 1 इंटू dx। इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, x⁻² प्लस 1 dx। पहले तो अलग अलग कर लेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, x⁻²/3 dx प्लस 1 इंटू dx। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें वही x⁻n, ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, x पे जो पावर है ना उसमें एक ऐड कर देंगे, और ये 2/3 प्लस 1 जो x का नेट पावर आया वो सेम नेट पावर डिनोमिनेटर में लिख देंगे। और 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x होता है, यह हमें ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे C1 ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे C2 ऐड नहीं करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इसका एक सिंगल एंटी डेरिवेटिव हमने लिख लिया, उसके बाद इसका एक सिंगल एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, x, वो भी लिख लिया। अब फाइनल एक C ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर होगी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या होगा, x पे पावर एलसीएम लेंगे तो 2 + 3 5/3, यहाँ भी डिनोमिनेटर में भी 5/3 होगा, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 3/5। ठीक है, प्लस x प्लस C। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जो हमारा थर्ड पार्ट क्या है, x⁻³ प्लस 2e⁻x माइनस 1/x dx। इसे हमें क्या करना है, इसे हमें इंटीग्रेट करना है, मतलब इस इंटीग्रल को फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो अलग अलग कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x⁻³ dx
प्लस 2e⁴x dx माइनस 1/x dx, ऐसे लिख लिया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिखा हमने, x⁴ इसको फिर से लिख लिया। ये जो कांस्टेंट है ना, ये मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट जो होता है इंटीग्रल से और डेरिवेटिव से भी बाहर आ जाता है और इंटीग्रल से भी बाहर आ जाता है। तो 2 तो कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल दिया और ये हो गया e⁴x dx, क्या हो गया ये 1/x dx। देखो मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ ना, मैं एक बच्चे के लिए नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, सारे तरह के बच्चे होते हैं, जो थोड़ा स्लो लर्नर भी होते हैं उनके लिए भी, और जो एक होते हैं फास्ट लर्नर। तो मैं हर एक स्टेप्स को लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कोई भी बच्चा जो स्लो लर्नर है वो भी सीख जाए कि इसके बाद हमने यहाँ से 2e⁴x dx को हमने ऐसे क्यों लिखा, इसके पीछे भी मैंने लॉजिक बताया। लॉजिक का मतलब जो रीज़न है वो बताया, ठीक है। और अगर मैं स्लो बोलता हूं ना कि तो तुम क्या करो कि YouTube में ना स्पीड वाला भी ऑप्शन आता है, उसको एक स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, ठीक है। ये आगे बात समझ में। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट में, 18 के बाद आते हैं हम लोग 19 पेज। इसमें क्या दे रखा है, कहाँ तक हम लोग पहुंचे, इसको हमने क्या लिखा, x⁴3/2 dx प्लस 2e⁴x dx 1/x dx। अब तो ये बहुत सिंपल हो गया। x⁴3/2, इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रल ऑफ x⁴n dx क्या होता है, x⁴n + 1, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ये फॉर्मूला लग जाएगा, ये जो फॉर्मूला है ना ये लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, x⁴3/2 + 1/3/2 + 1, ये हो गया। ये तो x⁴3/2 का एक सिंगल एंटी डेरिवेटिव है, एक एंटी डेरिवेटिव है, इसमें हम c नहीं ऐड करेंगे। और हमें पता क्या है कि e⁴x एक लौता फंक्शन है जिसका इंटीग्रल और जिसका डिफरेंशियल, मतलब जिसका डेरिवेटिव और इंटीग्रल दोनों सेम होता है। तो ये क्या होगा, e⁴x हो जाएगा। और ये तो अभी हम करके आए, इसका क्या होता है, log mod x होता है, प्लस c, लास्ट में c ऐड कर देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो क्या होगा, x पे एलसीएम लोगे तो क्या होगा 5/2, और यहाँ भी 5/2, तो ये हो जाएगा 2/5, और ये क्या हो जाएगा x पे पावर 5/2 प्लस 2e⁴x माइनस लॉग मॉड ऑफ x प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 में। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 3 में। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोल रहा है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। ये 3 पार्ट्स हैं, इन तीनों इंटीग्रल्स को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में क्या बोला, इंटीग्रल ऑफ sin x प्लस cos x। इस फंक्शन का हमें इंटीग्रल चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग कर लिया, sin x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ cos x dx, ऐसे लिख लिया। sin x का इंटीग्रल क्या होता है, ये फॉर्मूला ऑलरेडी लिखवा रखा है मैंने, माइनस cos x, और cos x का इंटीग्रल क्या होता है, sin x। तो ये क्या हो गया, sin x का इंटीग्रल माइनस cos x, सॉरी, और cos x का इंटीग्रल हो गया sin x, और लास्ट में एक c ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो हो गया फर्स्ट पार्ट सॉल्व, बहुत इजी था। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि इंटीग्रल ऑफ cosec x इंटू cosec x प्लस cot x dx, ये इंटीग्रल चाहिए, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्या हो गया, ये cosec स्क्वायर x प्लस क्या हो गया cosec x इंटू cot x, cot x dx, यहाँ पे dx लिख दिया। अब इसको फिर अलग अलग कर लिया, तो ये क्या हो गया, cosec स्क्वायर x dx, ये क्या हो गया cosec x इंटू cot x dx, ऐसा हो गया। अब एक तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस cot x होता है, ठीक है। एंड cosec x इंटू cot x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस cosec x होता है, ठीक है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, ऑलरेडी लिखवा रखा है।
या फिर तुम ऐसे देखो, कॉजेक स्क्वायर एक्स को देखते ही ना मेरे दिमाग में आएगा कि एक ऐसा फंक्शन मैं फाइंड आउट करूं जिसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो कॉजेक स्क्वायर एक्स आ जाए। तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, होता है ना। इसका मतलब अगर हमें इस इंटीग्रल को निकालना है, इसका मतलब एक हमें ऐसा फंक्शन चाहिए जिसको हम डिफरेंशिएट करें तो कॉसेक स्क्वायर एक्स आ जाए। यही मतलब हुआ ना, मतलब कि अब कॉट एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव? कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो मैं माइनस को अगर इधर ले आऊं तो माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया? एक एंटी डेरिवेटिव माइनस कॉट एक्स हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि इंटीग्रल ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या हो गया? माइनस कॉट एक्स हो गया। ठीक है, फिर हमें पता है कि कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव कॉट एक्स तो हो गया, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ये होता है ना माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब अगर मैं माइनस को इधर ले आऊं तो डी डी एक्स माइनस कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसका क्या मतलब हुआ कि माइनस कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव आया कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसका मतलब हुआ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी होगा। यही होगा ना इंटीग्रल, ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो एक तो फॉर्मूला ही बता रखा है, ये क्या होगा? माइनस कॉट एक्स, और ये क्या होगा? माइनस कॉसेक एक्स, और लास्ट में क्या करते हैं हम? एक सी ऐड कर देते हैं। तो ये भी हो गया हमारा आंसर, सेकंड पार्ट का भी ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब बच्चों आते थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है? थर्ड पार्ट हमारा क्या है? थर्ड पार्ट जो है वो ये है इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इसका निकालना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको अलग अलग करके लिख लिया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख लिया, माइनस क्या लिख लिया? साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख लिया। ऐसे अगर मैं अलग अलग कर लूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, ऐसे लिख लिया। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, इसको हमने ऐसे लिख लिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? सेकेंड स्क्वायर एक्स। अब इसको मैं साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं, एक साइन एक्स, एक डिनोमिनेटर का कॉस एक्स यहां रहने दिया, 1 अपॉन कॉस एक्स ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो गया हमारा फाइनल? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन अपॉन क्या हो गया? टेन, और 1 अपॉन क्या हो गया? सेक। तो इसको मैं लिख सकता हूं सेक एक्स अपॉन सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। अब ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया। अब बताओ tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? एक तो ये फॉर्मूला बता रखा मैंने, ठीक है। अब बताओ कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? tan x का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर x। तो सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होगा? tan x हो जाएगा। तो इसकी जगह क्या लिख लिया? tan x। अब sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x इंटू टेन एक्स। तो sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? sec x होगा। तो इसकी जगह sec x लिख लिया, प्लस c कर दिया। तो ये भी हमारा आ गया फाइनल आंसर। ठीक है।